हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को इस चैनल पे। आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक 1857 के क्रांति को देखेंगे। यह टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न जरूर रहता है। और इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बुक है, सारे बुक के महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न न छूटे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट डीप में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्रांति के शुरुआत के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जबकि इसकी तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। यानी कि ये जो 1857 की क्रांति हुआ, इस क्रांति होने से पहले भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से पीड़ित था और अंग्रेजों के प्रति रोष की भावना पनप रहा था। इस रोष की भावना को एक तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस ने पूर्ण रूप से भर दिया और इस क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो इस क्रांति का शुरुआत का तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाला कारतूस था। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश कंपनी ने पुराने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल का उपयोग करने का निश्चय किया। यानी दिसंबर 1856 में जो है इस ब्रिटिश कंपनी ने पुराने ब्राउन बेस जो बंदूक था उसे हटाकर उसके स्थान पर नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। इस राइफल के कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इस राइफल यानी फिर नए एनफील्ड राइफल थे, इसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल के सिपाहियों में यह अफवाह फैल गया कि इस कारतूस में गाय, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जो कालांतर में सही भी साबित हुआ। तो इससे ब्रिटिश भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना फैल गया। जब भारतीय सैनिकों को यह पता लगा कि ये जो नए एनफील्ड राइफल है, इसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना फैल गया और इन्होंने विद्रोह के लिए आतुर हो गया। सर्वप्रथम 26 फरवरी 1857 के बहरामपुर बैरक के, यहाँ पे बैरक होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बहरामपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके इनकार करने से ब्रिटिश कंपनी ने इस नेटिव इन्फेंट्री को बंद कर दिया। यानी कि जब भारतीय सैनिकों को यह पता चला कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो सर्वप्रथम 26 फरवरी को बहरामपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो था, इसे याद रखिएगा, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और इसके इनकार करने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने ये जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री था, इसे ही बंद कर दिया। उसके बाद बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसे तो अवश्य याद रखिएगा, बैरकपुर के जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था, इसके सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने 24 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और वहाँ जहाँ ये थे तैनात मंगल पांडे, वहाँ के 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक सार्जेंट ह्यूडसन और दूसरा लेफ्टिनेंट बाग। इन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। तो बैरकपुर के जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने 24 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और अपने 2 अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद जो है 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 3री नेटिव घुड़सवार सेना के 90 सैनिक सिपाहियों ने इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने 9 मई को 85 सैनिकों को बर्खास्त कर, इनमें जो 90 सैनिक थे, इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर 10 साल की सज़ा सुना दी।
तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के तीसरी नेटिव घुड़सवार सैनिक के जो 90 सिपाही थे, इन्होंने जो इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार किया, तो सरकार ने 9 मई को इस 90 में से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और इसे 10 साल की सज़ा भी सुना दिया। इससे यहाँ के भारतीय सिपाही जो थे, यहाँ के भारतीय सिपाही में आम विद्रोह भड़क उठा और 10 मई को इन सिपाहियों ने यहाँ के अधिकारियों को मार डाला और यहाँ के कैद सिपाहियों को रिहा कर दिया। यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो मेरठ में जो है, मेरठ में 90 सिपाही मेरठ जो ये शुरुआत जो हुआ 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना के 90 सिपाहियों जो कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो सरकार ने 9 मई को इस 90 में से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और उसे 10 साल की सज़ा सुना दी। इससे यहाँ के भारतीय सिपाहियों ने आम विद्रोह के लिए भड़क उठा और 10 मई को, ये डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को ही भारतीय सिपाहियों ने यहाँ के अधिकारियों को भी मार डाला और यहाँ के कैद सिपाहियों को रिहा कर दिया और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मेरठ में यानी क्रांति की शुरुआत या मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 10 मई 1857 को ही यहाँ के सिपाहियों ने अधिकारियों को भी मार डाला और यहाँ के कैद भारतीय सिपाही को रिहा करके क्रांति की शुरुआत कर दी। उसके बाद ये क्रांतिकारी सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट एवं विद्रोह का नेता घोषित किया। तो 10 मई को इन्होंने मेरठ में विद्रोह करके भारतीय सैनिक जो वहां कैद थे उसे रिहा कर दिया और 11 मई को यह दिल्ली पहुंच गया और वहां बहादुर शाह, मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर, ये जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, उसे भारत का सम्राट घोषित कर एवं विद्रोह का नेता भी बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर जो बिहार में है, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद आदि स्थानों पर भी फैल गया। तो अब ये जो है विभिन्न स्थानों पर भी विद्रोह पूर्ण रूप से फैल गया। तो दिल्ली में जो विद्रोह फैला, पहले दिल्ली में जो फैला उसे देखते हैं, उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है उसे भी देखेंगे। तो दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय का सेना प्रमुख बख्त खान किया था। तो दिल्ली में जो है इस बहादुर शाह द्वितीय का जो सेना प्रमुख था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो उसे आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय का सेना प्रमुख बख्त खान था। उन्होंने ही दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कैनिंग ने इस विद्रोह को दबाने के लिए शीघ्र ही नाकेबंदी करने की योजना बनाई। तो कैनिंग जो था, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उन्होंने दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने के लिए नाकेबंदी करने की योजना बनाई। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो दिल्ली में जो है जो विद्रोहियों के विरुद्ध अंग्रेजों ने कब संघर्ष प्रारंभ किया, तो 14 सितंबर 1857 को विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। निकलसन ने कश्मीरी गेट पर अधिकार कर नगर में प्रवेश किया। यानी निकलसन जो दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने दिल्ली में जो कश्मीरी गेट है उस कश्मीरी गेट पर अधिकार करके दिल्ली में प्रवेश किया और 6 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो दिल्ली में जो है यानी दिल्ली को पुनः काबू करने के लिए 6 दिन के लिए संघर्ष चला और इस 6 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में निकलसन का मृत्यु भी हो गया। इसके बाद हडसन ने इस कमान संभाली। द्वितीय के रिश्तेदार इलाही बख्श के मदद से उसे पकड़कर बंदी बना लिया। तो हडसन जो था, इस हडसन ने यानी निकलसन के मृत्यु होने के बाद हडसन जो है दिल्ली में
अंग्रेजी सेना का कमान संभाला और उसने बहादुर शाह द्वितीय के रिश्तेदार था एक इलाही बख्श, इसे द्वितीय का रिश्तेदार था इलाही बख्श, इसे याद रखिएगा। इस इलाही बख्श के मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया और उसकी बेगम जीनत महल के साथ उसे रंगून भेज दिया, जहाँ पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो हडसन जो था इसने बहादुर शाह द्वितीय को उसके ही रिश्तेदार इलाही बख्श के मदद से बंदी बना लिया और उसकी बेगम यानी उसकी पत्नी जीनत महल के साथ उसे रंगून, यह म्यांमार में है, रंगून भेज दिया और उससे जहाँ पे उसे 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। हडसन ने सम्राट के पुत्र मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा तथा पोते मिर्ज़ा अबू बकर को लाल किले के सामने गोली मार दी। तो ये हडसन जो था, इन्होंने जब बहादुर शाह द्वितीय और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को म्यांमार के रंगून भेज दिया, तो उसके बाद जो है सो हडसन ने उसके पुत्र जो मिर्ज़ा मुगल था, मिर्ज़ा ख्वाजा था और उसके पोते अबू बकर को भी लाल किला के सामने गोली मार दी, जिससे कि मुगल साम्राज्य का कोई भी विरोध करने के लिए मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी कोई भी न बचे जो कभी इसके अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर सके। बख्त खान जो बहादुर शाह द्वितीय का प्रमुख सेनापति था, उन्होंने दिल्ली से लखनऊ चला गया। दिल्ली में जो यह विद्रोह को चल दिया गया, तो बख्त खान दिल्ली से लखनऊ चला गया, जहां इसे अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए 1859 में मृत्यु हो गई। तो बख्त खान जो है सो दिल्ली से लखनऊ चला गया। लखनऊ में भी वह अंग्रेज़ों से संघर्ष करता रहा और इस संघर्ष करते हुए 1859 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था दिल्ली का महत्वपूर्ण संघर्ष। जो दिल्ली की संघर्ष जो है सो 14 सितंबर 1857 को शुरू हुआ था और इस संघर्ष को 6 दिन में ही पुनः काबू कर लिया निकलसन के द्वारा और इसे काबू करने में निकलसन की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद हडसन इसका नेतृत्व संभाला और हडसन ने उसके ही रिश्तेदार इलाही बख्श के मदद से बहादुर शाह द्वितीय और उसकी पत्नी को बेगम जीनत महल को बंदी बनाकर उसे रंगून भेज दिया और रंगून में ही 1862 में इस बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद हडसन ने उसके पुत्र मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा को भी और उसके पोते अबू बकर को भी गोली मार दिया, जिससे इस मुगल सम्राट का कोई भी उत्तराधिकारी न बचे और न कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ वह विद्रोह करे। उसके बाद जो है सो बख्त खान जो बहादुर शाह द्वितीय का उत्तराधिकारी था, उसने दिल्ली से लखनऊ चला गया और जहाँ इसे अंग्रेज़ों ने वहाँ भी इन्होंने अंग्रेज से संघर्ष जारी रखा और 1859 में इसकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें अवध के किसान, जमींदार, सैनिक सभी ने बेगम हजरत महल की सहायता की। ब्रिटिश सेना ने अवध के विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर सका। हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में यूरोपियन और 2000 भारतीय राजभक्त सैनिकों के साथ रेजिडेंसी में शरण लिया। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी में आग लगा दी, जिससे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। तो लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर के नवाब घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की और इस विद्रोह में अवध के किसान, जमींदार, सैनिक सभी ने बेगम हजरत महल की सहायता की। ब्रिटिश सेना अवध के सैनिकों विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर पाया और हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में यूरोपीय सैनिक और 2000 भारतीय राजभक्त सैनिक, जो भारतीय सैनिक यानी भारतीय सैनिक था और अंग्रेजी सैनिकों के यानी अंग्रेज़ों के भक्त बना हुआ था, उसने इस विद्रोहियों से बचने के लिए रेजिडेंसी में शरण लिया, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी में आग लगा दिया, जिससे इस हेनरी लॉरेंस की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद हैवलॉक तथा ऑटरमन ने भी
अवध को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसे भी सफलता हाथ नहीं लगी। यानी हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद हैवलॉक तथा ऑटरमन ने भी अवध को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उसे सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद नवंबर 1857 में नए मुख्य सेनापति कैंपबेल को नियुक्त किया गया। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में अवध पर अधिकार कर लिया। तो अवध पर जो है सो अधिकार किसने किया, यानी अवध में विद्रोहियों को दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने मार्च 1858 में किया। बेगम हजरत महल आत्मसमर्पण नहीं किया और वह नेपाल चली गई। तो बेगम हजरत महल जो है सो यह भागकर नेपाल चली गई। अब नेक्स्ट है कानपुर में विद्रोह। तो कानपुर में 5 जून 1857 को बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिसका वास्तविक नाम धोंधू पंत था और उसे नाना साहब कहा जाता था, तो नाना साहब ने इस कानपुर में विद्रोह किया। इसकी सहायता तात्या टोपे तथा अजीमुल्ला खान ने किया। तो कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को नाना साहब ने किया और नाना साहब की सहायता किसने की, तो इसके सेना प्रमुख भी था तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। लखनऊ छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे अंग्रेजी बच्चे व महिलाओं को सुरक्षित इलाहाबाद ले जा सके। परंतु वह नाव पर चढ़ के इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौराहा नामक घाट पर उसे गोली मार दिया। इसी समय कुछ विद्रोहियों ने बीबीगढ़ स्थान पर कैद अंग्रेज बच्चों और स्त्रियों को भी मार दिया। इस हत्याकांड का दोषी नाना साहब को ठहराया गया, जबकि नाना साहब ने कहा कि यह घटना उनके जानकारी में नहीं घटा। हुआ ये कि कानपुर में जो है सो नाना साहब ने इस 5 जून 1857 को विद्रोह किया और इसके सेनापति तात्या टोप और अजीमुल्ला खान था। तो इस विद्रोह को अंग्रेजी कमांडर व्हीलर जो था इसने सहन नहीं किया और इस व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह इस विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजी बच्चे और महिलाओं को साथ लेकर के इलाहाबाद यानी सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इलाहाबाद की ओर चल पड़ा। तो जाने के क्रम में वह जब नाव पे चढ़ा रवाना हुआ तो सती चौराहा नामक घाट पर विद्रोहियों ने इसे गोली मारकर इस सारे को जितने भी ये व्हीलर अंग्रेजी सर व्हीलर था और यहाँ पे इस पे जितने भी अंग्रेज बच्चे और महिलाएं थे सभी को गोली मार दिया। इसके बाद जो है सो बीबीगढ़ नामक स्थान पे भी अंग्रेजी बच्चे और स्त्रियां और अंग्रेज छुपे हुए थे, वहाँ भी इस विद्रोहियों ने सभी को मार दिया और इस हत्याकांड का दोषी नाना साहब को ठहराया गया। यानी अंग्रेज़ों ने इस हत्याकांड का जो है दोषी नाना साहब को ठहराया। नाना साहब ने बोला था कि वह इस घटना के बारे में नहीं जानता है और इस घटना से उसे कोई मतलब नहीं है। कानपुर में हैवलॉक के अधीन एक सेना भेजी गई। जब कानपुर में यह घटना घटा तो हैवलॉक के अधीन अंग्रेज़ों ने एक सेना भेजी तथा 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया। तो हैवलॉक के बाद 20 जनवरी को जनरल नील भी कानपुर पहुंचा और कानपुर पर अधिकार कर लिया। 27 नवंबर को ग्वालियर के सिपाहियों ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये जो हैवलॉक और जनरल नील ने कानपुर पर अधिकार किया था, उसके बाद 27 नवंबर को ग्वालियर के सिपाहियों ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और अंततः 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब कानपुर छोड़कर नेपाल भाग गया तथा तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ चले गए। तो अंततः कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब जो है वह भारत छोड़कर नेपाल चले गए और तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ चले गए। अब नेक्स्ट स्थान झांसी देखते हैं।
झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार न घोषित किए जाने के कारण 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत की। यानी कि झांसी की रानी के पति थे गंगाधर राव, इसकी जब मृत्यु हो गया तो उसकी विधवा पत्नी थी झांसी की रानी। इन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार घोषित किया, जिसे अंग्रेजों ने उत्तराधिकार नहीं माना और झांसी पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। तो झांसी की रानी ने नेक्स्ट है झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार न घोषित किए जाने के कारण 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत की। यानी झांसी में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी झांसी की रानी जो थी उसने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे उत्तराधिकार नहीं माना और झांसी को अंग्रेज ने अपने अंडर ले लिया। तो झांसी की रानी ने इसका विरोध किया और 5 जून 1857 को विद्रोह कर दी। कानपुर से तात्या टोपे भी झांसी की रानी का साथ दिया। झांसी की रानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। यह भी कितना एग्जाम में पूछा है कि झांसी की रानी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम मणिकर्णिका था। झांसी की रानी का कहना था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कि झांसी की रानी की कहना था कि मैं अपना झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगा। झांसी के विद्रोहियों को दबाने के लिए 23 मार्च 1858 को हीरोज को भेजा गया। हीरोज ने झांसी को घेर लिया और 8 दिनों तक झांसी की रानी ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया, लेकिन कुछ विश्वासघातियों के कारण अंग्रेजों ने किला में अंदर प्रवेश कर लिया। हीरोज को झांसी की रानी से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने भेजा, तो हीरोज ने किला को घेर लिया और 8 दिनों तक झांसी की रानी ने इसे वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन कुछ विश्वासघातियों ने इस किला को खोल दिया, जिससे अंग्रेजों ने किला के अंदर प्रवेश कर लिया। तो झांसी की रानी ने सैनिकों का भेष धारण करके जब अंग्रेज किला में प्रवेश कर लिया, तो रानी ने सैनिक भेष बनाकर वहाँ से निकल कर कालपी पहुँच गया। वहाँ भी उसे हीरोज से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से वे ग्वालियर चली गई और ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों का सहयोगी था, परंतु सिंधिया के सेना ने रानी का साथ दिया, जिससे ग्वालियर पर झांसी की रानी का अधिकार हो गया। अंग्रेजी सेना जो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रही थी, उसे रानी के वीरता के आगे पीछे हटना पड़ा। झांसी की रानी जब अपने किले से सैनिक भेष बनाकर भागा, तो वह कालपी पहुंचा। वहाँ भी उसे हीरोज से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद रानी ने ग्वालियर चली गई। ग्वालियर के सिंधिया जो है वह अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहा था, परंतु सिंधिया यानी ग्वालियर के जो सैनिक थे, उन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया, जिससे झांसी की रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और यहाँ जो अंग्रेज सेना स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रहा था, उसे झांसी की रानी ने हरा दिया। उसके बाद हीरोज की सेना के साथ भी रानी ने वीरता से लड़ते हुए 18 जून 1858 को दुर्ग के दीवार के पास वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी कि ग्वालियर में ही जून 1858 में झांसी की रानी की हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर गई। तो यह क्वेश्चन भी पूछता है कि झांसी की रानी की समाधि कहाँ है, तो रानी की समाधि जो है वह ग्वालियर में ही है। उसके बाद तात्या टोपे जो है वहाँ से बच निकले और नेपाल चले गए, जहाँ अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह जो मारवाड़ के राजा थे,
ने उन्हें धोखा देकर अंग्रेज़ों को सौंप दिया। उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दिया। तो जब झांसी की रानी मर गई तो तात्या टोपे वहाँ से निकलकर नेपाल चले गए। तो वहाँ भी 1859 में सिंधिया के ही सामंत मान सिंह थे, जो कहा जाता है वह तात्या टोपे के एक दोस्त भी थे। तो उन्होंने धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों को बता दिया कि तात्या टोपे कहाँ है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को बंदी बना लिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि सोई हुई महिला अकेली मर्द है, यानी कि इस लड़ाई में यह जो सोई हुई महिला है वो अकेली मर्द है। अब नेक्स्ट है बिहार। बिहार में दानापुर, आरा, पटना, गया, शाहाबाद एवं मुजफ्फरपुर में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो बिहार में कहाँ कहाँ? दानापुर, आरा, पटना, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली। इन्होंने 3 जुलाई को पटना में विद्रोह कर दिया और एक अफीम रेजिडेंट डॉक्टर आर लॉयल को मार डाला। पीर अली के नेतृत्व में जो यहाँ पे विद्रोही थे, उन सारे विद्रोहियों ने एक अफीम रेजिडेंट का डॉक्टर आर लॉयल थे, इसे मार डाला। बाद में कमिश्नर टेलर जो था, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। दानापुर रेजिडेंट के सिपाहियों ने जो था, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके शाहाबाद पहुंचा। और बाबू कुंवर सिंह, शाहाबाद में बाबू कुंवर सिंह थे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाबू कुंवर सिंह थे, उन्हें विद्रोह को नेतृत्व करने को कहा। शाहाबाद यानी जो अभी आरा जगदीशपुर का क्षेत्र है, ये सब पहले शाहाबाद ही कहलाते थे। शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपने जिला शाहाबाद को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया और वहां से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ जिले में अतरौलिया पहुँचे, जहां मिलमैन के नेतृत्व वाले अंग्रेजी सेना को हराया। तो कुंवर सिंह ने जो है सबसे पहले शाहाबाद को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ ज़िले जो यूपी में है, वहाँ के अतरौलिया पहुँचे और वहाँ पे अंग्रेज सैनिक जो मिलमैन थे, मिलमैन के नेतृत्व वाले अंग्रेजी सेना को हराया। उसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ घाटजोड़ बनाते हुए बिहार के बाहर रीवा, मिर्ज़ापुर, बांदा तथा लखनऊ तक विजय प्राप्त किया। लखनऊ से वापस आते समय गंगा के किनारे अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ, जिसमें बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया, लेकिन इस युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु यह कुंवर सिंह इतना कुशल न होने के कारण जगदीशपुर इनके हाथों से चला गया और जगदीशपुर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यानी जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, लेकिन यह कुंवर सिंह इतना कुशल नहीं था, जिसके कारण जगदीशपुर पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। अंत में दिसंबर 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को दमन कर दिया। तो बिहार में जो विद्रोह का दमन किसने किया? तो विलियम टेलर और विसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को पूर्ण रूप से दमन कर दिया। अब है विद्रोह का अन्य केंद्र, यानी ये तो विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके बाद भी कुछ अन्य केंद्र था जहाँ पे विद्रोह हुआ। इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में
जून 1857 को विद्रोह हुआ जिसे कर्नल लील ने दबा दिया। तो ये सब भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ज़्यादातर इसी सब महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसी सब से क्वेश्चन पूछने लगा है कि इलाहाबाद में, जैसे इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया था और इसे कर्नल लील ने दबा दिया। उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ जिसे जून 1858 में अंग्रेज़ों ने पकड़कर मार डाला। तो इस यह जो अहमदुल्लाह था इसे जून 1858 में अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और इसे मार डाला। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर फांसी दे दिया। तो बुंदेलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है असम में 1857 के विद्रोह में वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शीघ्र ही असफल हो गया और मनीराम दत्त को फांसी दे दिया। तो असम में विद्रोह जो है वह वहाँ के दीवान मनीराम दत्त के नेतृत्व में लड़ा गया और शीघ्र ही इस विद्रोह का दमन कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि असम में किसने विद्रोह किया था, तो दीवान मनीराम दत्त ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है उड़ीसा में संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही तथा उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। गंजाम में साबरों ने राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो उड़ीसा में जो है संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत से केवल सातारा में राजा प्रताप सिंह के वकील रंगो बाबूजी ने विद्रोह किया जिसे अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया। तो ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो 1857 का विद्रोह था यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में था और यह दक्षिण भारत के केवल एक क्षेत्र वह सतारा है, वहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो ये दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही स्थान है सतारा, सिर्फ वहीं दक्षिण भारत में यह विद्रोह हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में सतारा में राजा प्रताप सिंह के वकील रंगो बाबू ने विद्रोह किया था जिसे अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया। अब ये जितने विद्रोह हुआ उस सारे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और उसका जो है सो अंग्रेज़ों द्वारा किस अंग्रेज़ अधिकारी द्वारा उस विद्रोह को दबाया गया, उस सारे पॉइंट को एक चार्ट बनाकर दिया गया है यहाँ पे कि दिल्ली में सर्वप्रथम दिल्ली में विद्रोह जो है सो किसने किया था। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में इसके प्रधान सेनापति बख्त खां ने किया था। और दिल्ली में विद्रोह को दबाया किसने, तो निकलसन और हडसन ने। निकलसन के इसमें मृत्यु भी हो गया। उसके बाद हडसन ने दिल्ली के विद्रोह में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व संभाला था। तो दिल्ली में विद्रोह किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। और इसे दबाया किसने, किस अंग्रेज अधिकारी ने, तो निकलसन और हडसन ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और यहाँ के विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर में विद्रोह जो है सो नाना साहब ने किया था और इस विद्रोह को हैवलॉक और कैंपबेल ने किया था। इस पॉइंट को, इस चार्ट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। ऊपर जितने भी बताया गया वो तो समझ के लिए था और ये जो है सो एक फैक्ट जो है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कानपुर में जो है सो नाना साहब ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को हैवलॉक और कैंपबेल ने दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया जिसे अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज ने दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया था। बिहार में जो है सो बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को विलियम टेलर और आयर ने दबाया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को जनरल रेनाड ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया और इसे विसेंट आयर ने दबाया था। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय
और दबाया निकलसन और हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने की विद्रोह और इसे कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया और इसे हैवलॉक और कैंपबेल ने दबाया। ये याद रखिएगा कि कैंपबेल जो है ये दोनों जगह पर विद्रोह को दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और इसे हीरोज ने दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया और इसे कर्नल नील ने दबाया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया और इसे विलियम टेलर और आयर ने दबाया था। फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने विद्रोह किया था और इसे जनरल रेनार्ड ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था और इसे विसेंट आयर ने दबाया था। नेक्स्ट है असम में दीवान मनीराम दत्त ने विद्रोह किया था और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया था। सतारा में राजा प्रताप सिंह व के वकील जो है सुरंगू बाबू ने विद्रोह किया था। तो एक बार फिर देख लीजिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और हीरोज ने इस विद्रोह को दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया था। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया और इसे विलियम टेलर और आयर ने विद्रोह को दबाया। फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने विद्रोह किया था और जनरल रेनार्ड ने इस विद्रोह को दबाया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया जिसे विसेंट आयर ने दबाया। असम में दीवान मनीराम दत्त ने विद्रोह किया और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया। सतारा में राजा प्रताप सिंह व उसके वकील रंगो बाबू ने विद्रोह किया। इसके बाद इस 1857 के क्रांति से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसे भी देखते हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्कट पामस्टन थे। तो 1857 के क्रांति जो हुआ उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। इसमें भारत का गवर्नर जनरल काइनिन था और 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बीडी सावरकर ने दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है कि 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया? तो वह बीडी सावरकर ने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के क्रांति को सरकारी इतिहासकार जो है यानी कि जो सरकारी इतिहासकार था वह एसएन सेन था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता थे। तो 1857 के क्रांति से रिलेटेड यह बुक है द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक अशोक मेहता हैं। नेक्स्ट है इंग्लैंड के विपक्ष के नेता यानी उस समय जिस समय यह क्रांति हुआ उस समय में इंग्लैंड के विपक्ष के नेता बेंजामिन डिज़रायली थे। इन्होंने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था यानी कि यह एक पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिन्होंने इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। तो ये याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक बीडी सावरकर है यानी बीडी सावरकर जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक लिखा। इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के कारण भारतीय भाषा में यानी 1857 के क्रांति के कारण को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम व्यक्ति सर सैयद अहमद खान था। तो ये जो 1857 का क्रांति था इस क्रांति के कारण को भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला व्यक्ति सर सैयद अहमद खान था। नेक्स्ट है मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो यह गाजीपुर बलिया के जो उत्तर प्रदेश में है वहीं के निवासी थे। और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी को मारा था, वो कौन था? तो एक ह्यूरसन था और एक लेफ्टिनेंट बाग था। इन्हीं दोनों को गोली मार दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने कश्मीर, पटियाला, नाभा, जिंद यानी इन सभी जगह के राजाओं से मदद लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए या 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने किस किस से मदद लिया था? तो कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद के राजाओं से मदद लिया था। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि क्रांति के प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, यानी कमल के फूल और रोटी को इस क्रांति के प्रतीक माना जाता है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बार फिर देख लेते हैं कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। बी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और इस क्रांति का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, इसका लेखक अशोक मेहता है। और इंग्लैंड में विपक्ष के नेता बेंजामिन डिज़रायली, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक बी.डी. सावरकर ने लिखा था। 1857 के क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला व्यक्ति सर सैयद अहमद खान था। और मंगल पांडे, जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हुई थी, वह गाजीपुर उत्तर प्रदेश बलिया के थे और इन्होंने विल्सन और लेफ्टिनेंट बैग को गोली मार दिया था। और इस 57 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को कश्मीर, पटियाला, नाभा, जिंद के राजाओं ने मदद किया था और इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। चलिए, उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से संबंधित सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो एक दो बार ज़रूर वीडियो को देख लें। चलिए, धन्यवाद।